हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एसकेडी मैकेनिकल। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस हो, गेट हो, इसरो हो, बार्क हो या कोई भी पीएससी एग्जामिनेशन हो। तो आज के इस लेसन में मैं एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा जो कि आरईसी सब्जेक्ट के ऊपर है, यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इससे पहले मैंने एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो भी एक अच्छा न्यूमेरिकल था और ये भी बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो सबसे पहला काम हमारा वही है कि हमें क्वेश्चन को रीड करना है और रीड करने के बाद जो भी उसमें डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, और हमें पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या गया है। ओके, तो हमें दिया हुआ है मिल्क जिसका वेट है अराउंड 98,000 न्यूटन, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें दे रखी है 3.8 किलो जूल पर किलोग्राम, इज़ टू बी चिल्ड यानी कि इसको ठंडा करना है फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस इन 1 आवर इन अ चिलिंग प्लांट। एक प्लांट में हमने ये पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है यूजिंग अ रेफ्रिजरेंट जिसका सीओपी हमें दिया हुआ है 4.7। तो हमें पूछा क्या है, इसके अंदर हमें फाइनली निकालना क्या है कि कंप्रेसर की पावर कंजम्पशन क्या होगी। तो ये हमें फाइनली इसमें ऑब्टेन करना है, जो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कैलकुलेट करना है। और एक चीज़ और दे रखी है, अज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर। तो जो कंप्रेसर की एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट है ये भी इसमें मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू डिस्कस कर दूंगा, तो उसकी टेंशन आप लेना मत। ठीक है, तो अगेन आई एम गिविंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 3 स्टार रेटिंग, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा सवाल लगा था। ये पूरा जो क्वेश्चन है ये मेरा जो फर्स्ट चैप्टर होता है हमारा आरएसी का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है उसके ऊपर हमारा बेस है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिख लिया यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन। तो हमें दिया क्या हुआ है, वी आर गिवन वेट। किसका वेट दिया हुआ है, मिल्क का वेट दिया हुआ है। कितना दिया है, 98,000 न्यूटन। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, यानी कि स्पेसिफिक हीट है, इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं 3.8 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, इज टू बी चिल्ड फ्रॉम 40 टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम नोट कर लेते हैं कि हमें टेम्परेचर डिफरेंस दिया है 40 टू 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है गाइस, और टाइम दिया हुआ हमें कि पर्टिकुलर इस प्रोसेस को परफॉर्म कितने टाइम में करना है, तो वो हमें परफॉर्म करना है 1 आवर के अंदर, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है 1 आवर इन अ चिलिंग प्लांट यूजिंग अ रेफ्रिजरेंट हुज सीओपी इज़ 4.7। तो हमें सीओपी दिया हुआ है हमारे सिस्टम का 4.7 के इक्वल, और हमें निकालना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है कंप्रेसर की पावर कंजम्पशन, यानी कि पावर इनपुट, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जो ये वाला कॉन्सेप्ट है गाइस कि 100% एफिशिएंसी हमें अज्यूम करनी है कंप्रेसर की, तो सबसे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, देखिए गाइस, कंप्रेसर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे एक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो भी हम तैयार करते हैं। तो कंप्रेसर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम प्रेशर इंक्रीज़ कर पाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली में, जैसे कि अगर मैं एक बेसिक डायग्राम तैयार करना चाहूँ रेफ्रिजरेशन का, जैसे कि ये मेरे पास एक रिजर्वायर है। ठीक है, रिजर्वायर बोल लो, या इसको हम सोर्सिंग की टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं कई बार। तो ये मान लेते हैं ये मेरे पास हायर टेम्परेचर है और ये मेरे पास लोअर टेम्परेचर है। इसमें मैंने क्या करना होता है, ये मेरा रेफ्रिजरेटर है, तो जब तक मैं इसमें कुछ वर्क इनपुट नहीं करूँगा तब तक मेरी जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, जो कि हमें क्लॉजेस स्टेटमेंट ने ये पहले ही दे दिया था। ठीक है, तो ये जो वर्क इनपुट मैं कर रहा होता हूँ रेफ्रिजरेटर में, ये बेसिकली कंप्रेसर होता है। अब कंप्रेसर
अपने आप नहीं चलता है, मतलब कंप्रेसर एक सेल्फ ऑपरेटिंग डिवाइस नहीं है। वो कंप्रेसर जो होता है वो किसी दूसरी डिवाइस से ऑपरेट होता है। जैसे कि अगर ये मेरा कंप्रेसर है, इसको मैं लिख लेता हूँ कंप्रेसर। तो इसके अंदर क्या हो रहा होता है, ये किसी दूसरी डिवाइस से चलता है। एक शाफ्ट होती है जो बेसिकली मोटर से कनेक्टेड रहती है। तो ये मेरा कंप्रेसर होता है और ये होती है मेरी मोटर। तो मेन जो इनपुट हो रहा होता है वो इस मोटर के अंदर हो रहा होता है। अब मोटर को रन करने के लिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये बेसिकली मेरी इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिकल वर्क जो है इसमें इनपुट हो रहा है इस पर्टिकुलर मोटर के अंदर। और फिर मोटर मेरा कनेक्टेड है कंप्रेसर से, तो जैसे ही मेरा मोटर रन करेगा वो कंप्रेसर को रन करेगा। तो मेन कहने का मतलब ये है कि कंप्रेसर एक सेल्फ ऑपरेटिंग डिवाइस नहीं है, वो किसी दूसरी डिवाइस से रन कर रहा है जो कि मोटर है यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए जो मैंने वर्क इनपुट यहाँ पर मोटर पर करा है वो 100 यूनिट वर्क इनपुट मैंने करा है इस पर्टिकुलर मोटर के ऊपर। अब जैसे कि हम जानते हैं कि मोटर मेरी कनेक्टेड है कंप्रेसर के साथ, तो शाफ्ट वगैरह होगी, उसमें बेरिंग्स वगैरह भी रहेंगे। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉसेस हमें देखने को मिलेंगे। फ्रिक्शन लॉसेस हो सकते हैं, कुछ हीट लॉसेस हो सकते हैं, है ना, कुछ बेरिंग लॉसेस हो सकते हैं। तो ये गारंटी नहीं है कि 100 यूनिट अगर मैं इनपुट कर रहा हूँ मोटर के अंदर, जो मैं इनपुट कर रहा हूँ तो 100 यूनिट है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 100 का 100 यूनिट मेरा कंप्रेसर के अंदर ही जाएगा। कुछ लॉसेस भी तो होंगे, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, इधर इन द फॉर्म ऑफ द फ्रिक्शन लॉसेस और हीट लॉसेस और बियरिंग लॉसेस। तो मान लीजिए ये मेरा 80 यूनिट्स है जो मेरा इनपुट हुआ। ठीक है, अब जो हम फार्मूला लिखते हैं सीओपी का रेफ्रिजरेटर के लिए, वो हम क्या लिखते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू डेट ऑफ वर्क इनपुट। अब इसमें एक छोटी सी नोट करने वाली बात यह है कि ये जो वर्क इनपुट होता है, ये कौन सा वर्क इनपुट होता है। क्या मैं ये वाला वर्क इनपुट लूँगा जो मोटर में मैंने इनपुट करा है, या मैं जो कंप्रेसर में वर्क इनपुट हो रहा है वो वाला लूँ। जब भी हम सीओपी कैलकुलेट करते हैं रेफ्रिजरेटर का, तो जो वर्क इनपुट लिया जाता है वो हमेशा कंप्रेसर वाला लिया जाता है। यानी कि ये जो वर्क इनपुट होता है ये हम लेते हैं कंप्रेसर के ऊपर। ठीक है गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ थी। हम लिख तो देते हैं कि सीओपी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट रेट ऑफ वर्क इनपुट, पर वर्क इनपुट कौन सा वर्क इनपुट, एक इनपुट मेरा मोटर में हो रहा है, एक इनपुट मेरा कंप्रेसर में हो रहा है, क्योंकि कंप्रेसर सेल्फ ऑपरेटिंग डिवाइस नहीं है। इसको रन करने के लिए कोई और डिवाइस चाहिए जो कि मेरी मोटर है। मेन इनपुट जो मैं कर रहा हूँ, मोटर को रन करने के लिए मुझे पता है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो जो मेन इनपुट मेरा हो रहा है वो तो मोटर में हो रहा है। मोटर से फिर वो आगे कंप्रेसर की तरफ मेरा आउटपुट जा रहा है। तो जो वर्क इनपुट मैं लेता हूँ सीओपी कैलकुलेट करने के लिए, वो मैं लेता हूँ इस कंप्रेसर वाला, ना कि मोटर वाला। तो ये था एक नोट करने वाली चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था आपको। और अब मैं बात करता हूँ, तो ये कंप्रेसर एफिशिएंसी ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर एक टर्म हम डिफाइन करते हैं कंप्रेसर एफिशिएंसी, जो बेसिकली इसी चीज़ को बताता है कि कितना वर्क मेरा इनपुट हुआ कंप्रेसर के अंदर टू डेट ऑफ कितना वर्क मेरा इनपुट हुआ मोटर के अंदर। जैसे कि हम जानते हैं कि मोटर के अंदर जो मैं इनपुट कर रहा हूँ वो तो, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया कि वो 100 यूनिट है, और जो कंप्रेसर में इनपुट हुआ है वो 80 है। और हम ये भी जान सकते हैं कि यहाँ से 100 आ रहा है, तो यहाँ से इससे 100 से ज़्यादा तो जा नहीं सकता ना, 100 से कम ही रहेगा, मैक्सिमम वो 100 के इक्वल हो सकता है। तो इसीलिए जो एफिशिएंसी है कंप्रेसर की वो इस तरीके से डिफाइन की गई है, दैट इट इज़ सिंपली डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वर्क इनपुट टू द मोटर टू डेट ऑफ, सॉरी, वर्क इनपुट टू कंप्रेसर टू डेट ऑफ वर्क इनपुट टू द मोटर। इसको पावर की टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम तो होता है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर इनपुट टू कंप्रेसर टू डेट ऑफ पावर इनपुट टू द मोटर। तो इस केस में जो मेरा एफिशिएंसी होगी कंप्रेसर की वो क्या होगी, आप खुद देख सकते हैं। कितना वर्क इनपुट हो रहा है कंप्रेसर पर, 80 यूनिट्स। मोटर के ऊपर कितना वर्क इनपुट हो रहा है, 100 यूनिट्स। तो एफिशिएंसी क्या हुई इस केस में कंप्रेसर की, ये होगी मेरी 0.8। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 80% एफिशिएंसी। यानी कि मेरा कंप्रेसर 80% एफिशिएंट है। कोई लॉसेस वगैरह ज़रूर होंगे, तभी इसकी एफिशिएंसी क्या आ रही है, 80% आ रही है। यानी कि 20% क्या है,
वो सारा लॉसेस के अंदर जा रहा है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस लाइन का क्या मतलब है। उसने दिया हुआ है आपको अज्यूम करना है 100% एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। तो इसका मतलब ये है कि पीछे से अगर 100 यूनिट मेरा इनपुट हुआ है मोटर के अंदर, तो आगे भी 100 यूनिट ही ट्रांसफ़र हुआ होगा, तभी तो एफिशिएंसी मेरी 100% हो सकती है। अदरवाइज कैसे पॉसिबल है कि एफिशिएंसी मेरी 100% होगी, क्योंकि ये वर्क इनपुट टू डेट ऑफ कंप्रेसर डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट टू डेट ऑफ द मोटर। तो 100/100 करेंगे, एफिशिएंसी आएगी 1 मतलब 100%। तो ये था इस लाइन का मतलब। देखिए गाइस, न्यूमेरिकल्स कि एक एक चीज़ को आपको नोट करना, एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करना आना चाहिए। जब तक आप चीज़ों को रटने लगेंगे या डायरेक्टली फॉर्मूला देखकर सॉल्व करने लगेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब समझ में आए कि 100% एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर का मतलब क्या है। मान लीजिए अगर वो 100% ना देकर बोलता 90% या 80%, तो फिर आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज़ करते हुए अपने आंसर को चेंज करना पड़ता। अभी उसने बोल दिया 100% एफिशिएंसी कंप्रेसर की, तो इससे प्रॉब्लम ईजी हो जाएगा। एक चीज़ और, अगर वो नहीं बोलता है कि क्या एफिशिएंसी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यही मान के चलोगे 100% एफिशिएंट है मेरा कंप्रेसर। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एफिशिएंसी नहीं दी जाती है। जब आपको नहीं दी गई है तो आप ये मानोगे कि आपका कंप्रेसर 100% एफिशिएंट है। पर अगर दे रखा है कि 80% है या 70% है, तो आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी है यूज़ करना होगा, और इस इक्वेशन की हेल्प से आप निकालोगे वर्क इनपुट क्या है कंप्रेसर का। क्योंकि जो COP का फॉर्मूला है मेरा रेफ्रिजरेटर का, उसके अंदर मैं इसी को यूज़ करता हूँ कि कितना वर्क मेरा इनपुट हुआ कंप्रेसर के ऊपर, ना कि मोटर के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ से आप अपने जो भी चीज़ आपको निकालनी है वो निकाल सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट था जो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर। तो मेन हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है। अच्छा ठीक है, वेट दे रखा है। वेट क्या होता है, mg। अभी मैं इस mg को क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब वेट मुझे कितना दे रखा है, 98,000 न्यूटन। मास मुझे कैलकुलेट करना है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको मैं लेके चल रहा हूँ 9.8। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 9.81 क्यों नहीं लिया। देखिए गाइज, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको डेटा को यूज़ करना है। उसने बोला 98,000 न्यूटन, यानी कि उसने डेटा इस तरीके से अरेंज किया है कि सब कट कुटाकर जो आंसर आया आपका एक सिंपल फॉर्म में है। आप चाहे 9.81 यूज़ कर सकते हैं, इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। मैं 9.8 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे मास को। तो मास मेरा कितना हो जाएगा, 98,000 टू डेट ऑफ 9.8। ये डेसिमल गया एक ज़ीरो पर। ठीक है, ये 98 और ये 1, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10,000 किलोग्राम। ठीक है गाइस, तो ऐसे मुझे क्या पता चल गया, मास पता चल गया। मुझे वेट दे रखा था, वेट से मैंने मास निकाले। सिंपल फार्मूला है तो मैकेनिक्स का हम जानते हैं, वेट इक्वल टू mg। तो ये मुझे पता चल गया। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे इस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को कैलकुलेट करना है। इस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का क्या मतलब है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टोरेज और स्पेस so that particular storage or space can be maintained at a temperature which is lower than that of surroundings। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब ये है कि कितना हीट मुझे रिमूव करनी है स्टोरेज से, इस स्पेस से, ताकि इस स्टोरेज या फिर स्पेस का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। एक टर्म यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, मेंटेन। तो हर एक वर्ड का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। ये आपको देखने में बहुत सिंपल वर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये है बहुत तगड़ा वर्ड, मेंटेन। क्या आप इस, मान लीजिए ये मेरा एक स्टोरेज है या फिर स्पेस है जिसका मुझे टेम्परेचर मेंटेन करना है। ठीक है, लोअर टेम्परेचर पर। ठीक है, तो क्या आप इस पर्टिकुलर स्टोरेज का या स्पेस का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं केवल एक प्रोसेस को यूज़ करके? नहीं, प्रोसेस से तो मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट का हीट रिमूव कर सकता हूँ,
पर वो हीट मैं कंटिन्यूसली रिमूव नहीं कर सकता। प्रोसेस में क्या है, ठीक है 30 किलो जूल का हीट रिमूव हो गया एक बार में, पर इसका टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, दोबारा से हीट अंदर आ जाएगी। तो क्या आप उस पर्टिकुलर स्पेस का या फिर स्टोरेज का टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं? नहीं मेंटेन करके रख सकते। तो अगर मुझे कंटिन्यूसली मेंटेन करना है इस पर्टिकुलर स्टोरेज का या फिर इस पर्टिकुलर स्पेस का टेम्परेचर जो कि मेरा कम होगा सराउंडिंग से, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइकिल पर अपनी सिस्टम को ऑपरेट करवाना पड़ेगा, साइकिल पर अपनी मशीन को ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब ही यही है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट मुझे रिमूव करना है, रिजेक्ट करना है इस स्पेस से या इस स्टोरेज से, ताकि इस पर्टिकुलर स्पेस या स्टोरेज का टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर मेंटेन रह सके, जो कि कम होगा सराउंडिंग से टेम्परेचर से। तो ये मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब है। अब मैं इस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब क्या है, कितना अमाउंट मुझे हीट रिमूव करना है। तो उसने बोला क्या है, उसने बोला है आपको सिर्फ चिल करना है, ठंडा करके रखना है 40 to 50 डिग्री, 40 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्या इसमें कोई फेस चेंज की बात हुई है? कोई फेस चेंज की बात नहीं हुई। तो जो आप हीट रिमूव करोगे वो कौन सी होगी? इसके अंदर जो मैं हीट रिमूव करूंगा वो होगी मेरी सेंसिबल हीट। और मैं जानता हूँ सेंसिबल हीट कैसे निकालते हैं, mc∆T। मास मुझे पता चल चुका है 10,000 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3.8 किलो जूल पर किलोग्राम। टेम्परेचर डिफरेंस मुझे दिया हुआ है 35। तो ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ, देख लेते हैं कितना आ रहा है। सो 10,000 इंटू में 3.8 इंटू में 35। तो ये मैंने सॉल्व किया, ये मुझे आया 133,000 किलो जूल, क्योंकि मैंने जो पुट किया है वो मैंने किलो जूल में पुट किया है। तो ये मुझे क्या पता चल गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पता चल गया है। ठीक है, 133,000 किलो जूल। ठीक है, तो वहाँ से मुझे क्या पता चला कि कितनी हीट मुझे रिमूव करनी है, या कितनी हीट मुझे इस पर्टिकुलर प्लांट में रिमूव करनी है। पर उसने एक चीज़ और दे रखी है, टाइम का फैक्टर दे रखा है। तो टाइम का फैक्टर दे रखा है, तो यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ मेरे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी को, जो कि बताता है कि कितनी हीट रिमूव करी आपने 1 सेकंड के अंदर अंदर या टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये 133,000 किलो जूल। टाइम मुझे दे रखा है 1 आवर, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा मिनट में, फिर सेकंड में। मुझे सेकंड में चाहिए, यानी कि किलो जूल पर सेकंड, तो आंसर आएगा ऑटोमेटिकली किलो वाट में। तो ये होगा मेरा किलो जूल। 1 आवर का टाइम पीरियड दे रखा है, देन मिनट्स, और ये मेरा कन्वर्ट हुआ है देन सेकेंड्स में। तो फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करें, 133 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। तो ये मैंने सॉल्व किया और ये मेरा कैलकुलेट होकर निकल कर आया 369.44 किलो जूल पर सेकेंड, जिसको हम लिख सकते हैं किलो वॉट के इक्वल। ओके, तो ये मुझे पता चल चुका है। ओके गाइस, तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं हमारी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी को, यानी कि 1 सेकंड के अंदर अंदर कितनी हीट रिमूव कर पा रहा है हमारा, कितनी हीट हमें रिमूव करनी है। तो ये मेरा कैलकुलेट होकर निकल कर आया था 369.44 किलो वाट के इक्वल। ठीक है, मेन हमें कैलकुलेट क्या करना था कि पावर कंजम्पशन क्या है मेरे कंप्रेसर की, यानी कि कितना पावर मुझे देना पड़ रहा है कंप्रेसर को, और क्या मानकर, अज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर। अगर उसने ये बोल दिया है कि मेरे कंप्रेसर की एफिशिएंसी 100% है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि जो भी मैंने इनपुट करा होगा मोटर में वही मेरा गया है कंप्रेसर के ऊपर। ठीक है, तो इसमें कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी आपको 100% ऑलरेडी दे रखी है। तो अब हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे COP का फॉर्मूला। COP क्या होता है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी टू डेट ऑफ पावर इनपुट। पावर इनपुट किसके अंदर, कंप्रेसर के अंदर ही लिया जाता है हमेशा। ठीक है, तो COP मुझे दे रखा है सिस्टम का, कितना दिया हुआ था 4.7। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकाला मैंने 369.44 किलोवाट, और पावर कितना इनपुट हुआ कंप्रेसर के अंदर ये मुझे कैलकुलेट करना था। तो कर लेते हैं।
ये हो जाएगा मेरा पावर इनपुट टू कंप्रेसर, जो कि निकल कर आएगा 36944 बाई 4.7। तो आइए चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है ये। 369.44 डिवाइडेड बाई 4.7, तो ये हमने सॉल्व किया, जो कि निकल कर आ रहा है मेरा 78.604, और यूनिट क्या होगी इसकी, किलोवाट। ठीक है गाइस, तो ये मेरा पावर इनपुट है कंप्रेसर के अंदर। इसको मैं फाइनल ब्लॉक में पुट कर देता हूँ। द पावर इनपुट टू कंप्रेसर विल बी इक्वल टू 78.64 किलोवाट। ओके गाइस, तो अगर आपको NIT सवाल दिया हुआ है तो आपको 3 सिग्निफिकेंट यूनिट्स तक पुट करना चाहिए आंसर। नहीं तो जो भी ऑप्शन आपको दे रखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी क्लोजेस्ट इससे मैच करता हो आप उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो ये था गाइस बेसिकली आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने एक और बेहतरीन सवाल डिस्कस किया था इस RAC सब्जेक्ट के ऊपर। इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था वही वाला था कि मेन जो COP कैलकुलेट किया जाता है वो पावर इनपुट से हम कैलकुलेट करते हैं, कौन सा, कंप्रेसर वाला, या वर्क इनपुट लेते हैं कौन सा, कंप्रेसर वाला। तो पीछे से कुछ हम इनपुट करते हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मोटर से फिर वो आगे जाता है। अगर कोई लॉसेस नहीं है तो जितना मैंने पीछे से इनपुट किया है वही आगे जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट हम वही मानते हैं। अगर नहीं दिया है तो जो भी पीछे से आ रहा है वही आगे जाएगा। पर अगर उसने दिया है 80% है एफिशिएंसी, या 90% है, या 85% एफिशिएंसी कंप्रेसर की, तो आप चेंज कर सकते हो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया हुआ है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।